हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और आज सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो लेके आई हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का टेन्योर जो है वो कंप्लीट होता है, बट उनका जो इम्पैक्ट, उनकी जो लीगेसी रही है, ये हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। तो कुछ ग्लिम्स देखेंगे उनके इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स के, जो उनके पूरे टेन्योर में रहे, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी लीगल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के फादर की जो लीगेसी रही है, उनका जो इम्पैक्ट रहा है। ऑनरेबल जस्टिस YV चंद्रचूड़, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका भी इम्पैक्ट जो हमारी इंडियन जुडिशरी पे है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है, एंड हिज लीगेसी इज स्टिल डेट विद ऑल ऑफ अस। तो बात करी जाए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, सो ही स्टार्टेड practicing law from the Bombay High Court and then Supreme Court. He was designated as the senior advocate by the Bombay High Court in June 1998. Then he became the additional Solicitor General of India, and then he becomes the judge of the Bombay High Court in 2000, और उसके बाद ये चीफ जस्टिस बनते हैं ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, और साथ ही साथ महाराष्ट्र जुडिशियल अकेडमी के ये डायरेक्टर भी बनते हैं। He was Chief Justice of India of Allahabad High Court from 31st October 2013, जब तक कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट नहीं होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 2022 से ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके थे, और इनका टेन्योर अभी हाल ही में 2024 10 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है। लास्ट वर्किंग डेट इनका 8 नवंबर रहा। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की बात करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू डिलीवर सच ब्यूटीफुल एंड इम्पैक्टफुल जजमेंट्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कम्युनल ग्राउंड्स पे जब डिमांड करी जाती है वोट्स की, तो अभिराम सिंह का केस वहां पे आता है, 2017 का था। हालांकि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का डिसेंटिंग ओपिनियन था, बट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पैक्टफुल जजमेंट डिलीवर किया गया था, जहाँ पे मना किया गया कि आप कम्युनल ग्राउंड्स पे, धार्मिक ग्राउंड्स पे वोट नहीं मांगेंगे। वहीं पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहाँ पे कहा था कि ब्लैंकेट कम्युनल अपील्स जो होती हैं, टोटली कम्युनली अगर आप अपील कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, और ग्रीवांस बेस्ड कम्युनल अपील्स में एक डिफरेंस होता है। तो ब्लैंकेट कम्युनल अपील जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मना करी गई है, रादर देन ग्रीवांस बेस्ड अगर आप अपील कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम बेस्ड अपील कर रहे हो, तो वो अलाउ करी जा सकती है। ये उनका ओपिनियन रहा है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनका POV, उनका जो ओपिनियन रखने का जो एक स्किल था, एक जो ट्रेट था ना, वो हमने स्टार्टिंग से देखा। तो बहुत बड़ा डिसेंटिंग ओपिनियन यहाँ पे रहा था। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हु डजंट नो अबाउट द राइट टू प्राइवेसी जजमेंट। केस पुट्टस्वामी के केस में भी जस्टिस चंद्रचूड़ थे उस टाइम पे, और यहाँ पे 9 जजेस की बेंच थी, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी, आधार जैसे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा चर्चा करी गई थी। और राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो दोस्तों डिक्लेयर किया गया था। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल जजमेंट आज तक की रहा है, लैंडमार्क जजमेंट हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यस द राइट टू मैरी, और जो शादी करने का जो अधिकार होता है, ये क्या सिर्फ रिलीजन तक के सीमित है? नहीं, यही था शफीन जहान का केस, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, और उन्होंने कहा द राइट ऑफ मैरिज, किसी का अपने पार्टनर को चूज करने का जो अधिकार होता है, वो धार्मिक ग्राउंड्स पे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हदिया जो है इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी, और शफीन जहान से इनकी शादी हुई, एट विच पॉइंट हर पेरेंट्स alleged that she had been brainwashed. Chief Justice of India DY Chandrachud reiterated that adults' right to make decisions in marriage or religion falls in their zone of privacy, ये उनकी प्राइवेसी के अंडर माने जाएंगे। सो शफीन जहान का जो केस था, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस रहा। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आपका इशू रहता है हमेशा द गवर्नमेंट ऑफ NCT एंड द यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, और इसके ऊपर रिसेंटली भी वर्डिक्ट आया है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दी गई। हालांकि एक ऑर्डिनेंस उसके बाद पास कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट, एक ऑर्डिनेंस आ गया है
बट जो पावर दी गई है, कहा गया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है। अब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का कहना है, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारी बात कोई मानते ही नहीं है, ना कोई ब्यूरोक्रेट मानता है, ना कोई अफसर मानता है, हम किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, हमारे ऑर्डर्स का पालन नहीं होता है। तो इसके बारे में लंबी लड़ाई थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने तो फेवर में, दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट पास किया, लेकिन उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया। इस केस को आप डिटेल में ज़रूर देखें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हिस्ट्री रही है दिल्ली की ना, उसके अंदर ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करने वाले हैं नवतेज सिंह जौहर के केस की, जो कि आई थिंक LGBTQ कम्युनिटी की हिस्ट्री में सबसे पहला कदम रहा और यही चीज़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी उस टाइम पे कही थी कि दिस कुड बी सीन एज द फर्स्ट स्टेप इन गारंटिंग LGBTQ इंडिविजुअल्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इससे पहले तक की इस कम्युनिटी को हम किसी तरीके का कोई राइट नहीं देते थे, पहली बार ऐसे रिलेशनशिप्स को हमने एक्सेप्ट किया, हमने माना कि हाँ समाज में ऐसे रिलेशनशिप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और कॉलोनियल टाइम पे जो आर्टिकल, जो सेक्शन 377 IPC के अंदर आया था, उसको हमने एक तरह से पार्ट ऑफ दी सेक्शन डिक्रिमिनलाइज किया। जो एनिमल्स के साथ जो अननेचुरल जो चीजें होती हैं वो अभी भी इंटैक्ट रखा है। यहीं पे हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते जो हाल ही में सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड वर्डिक्ट आया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। हालांकि हमने सेम सेक्स मैरिज को भारत में एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे देशों में एक्सेप्टेड है, लेकिन बहुत सारी राइट्स हमने यहाँ पे रिकग्नाइज करी है LGBTQ कम्युनिटी की, जैसे कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उनके समाज में जो भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जाए। इसके लिए पूरा पैनल बिठाया जाए उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए, और समाज में जैसे कि हर कोई इंसान है उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाए। एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करना चाहूँगी, यहाँ पे माना तो नहीं गया था, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपना ओपिनियन रखा था, अपनी बात रखते हुए, अपना ओपिनियन रखते हुए कहा था कि ये जो कपल्स हैं ना, इनको आप शादी करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप कहते हो कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, हम स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ये हमारे पावर के बियॉन्ड जाता है, हम सिर्फ बायोलॉजिकल मेल और फीमेल के बीच में मैरिजेस के यूनियन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनको अडॉप्शन के राइट्स दे दीजिए। तो याद रखिएगा, अडॉप्शन राइट्स में यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा था कि LGBTQ कम्युनिटी को अडॉप्शन राइट्स देने चाहिए। डिमांड थी, बहुत बड़ी डिमांड थी इस कम्युनिटी की। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करने वाले हैं दो लैंडमार्क केसेस की। एक तो अडल्ट्री से रिलेटेड, इसमें भी इम्पैक्ट था जस्टिस चंद्रचूड़ का, और साबरीमाला वर्डिक्ट में भी इम्पैक्ट रहा, उनका ओपिनियन रहा। जब हम बात करेंगे अडल्ट्री की, तो यहाँ पे भी कहा गया था कि जो सेक्शन 497 IPC का है, ये आर्टिकल 14, 15 और 21 जो संविधान का इसको वॉयलेट करता है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको डिक्रिमिनलाइज करेंगे, इसको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये इसके जो रूट्स हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा पेट्रियार्कल नोशंस हैं, और कब से समाज में फीमेल महिलाएं जो हैं वो दबाई जाती हैं, तो इसको हमें डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए। उसके बाद साबरीमाला वर्डिक्ट तो हम सब जानते हैं, लॉर्ड अयप्पा का जो टेम्पल है वहां से ये एक विवाद निकल के आता है, जहां पे 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो मतलब ये जो वर्डिक्ट है ये विवादित वर्डिक्ट है, बट यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ का जो ओपिनियन था वो बहुत ही क्लियर था। उन्होंने कहा कि ये जो एज ग्रुप है ना, इनकी ऑटोनॉमी सबवर्ट होती है, इनकी लिबर्टी और इनकी डिग्निटी सबवर्टेड है। He held that a custom also violated आर्टिकल 17 में तो आप अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? तो कहीं पे भी कहीं पे जो मेंसुरेशन है उसको पूजा जाता है और कहीं पे उसको इम्प्योर माना जाता है। बट ये अभी डिसाइड किया जाएगा क्या होगा, ये फ्यूचर की बात है। ये ओपिनियन था, ये जजमेंट था 2019 का, जो हम सबको अवेयर, मतलब हम सबको अवेयर रहना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे जो राम मंदिर का इशू था, जस्टिस चंद्रचूड़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा यहाँ पे भी, जहाँ पे हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दी सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे वो जो बाबरी मस्जिद का जो एरिया है वो हमने रामलला विराजमान को
यहाँ पे ग्रांट कर दिया टाइटल जो था। तो ये एक बहुत ही लंबा केस था जिसका हमने अंत किया, और अब तो हमने यहाँ पे पूरा इनॉग्रेशन भी हो चुका है। तो इसका अंत होता है 2019 में, अयोध्या डिस्प्यूट फाइनलाइज हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रीसेंट केसेस की, और आप इन केसेस से ना थोड़ा सा मतलब जस्ट ट्राई टू एग्जामिन जो अप्रोच रही है। कोई ऐसा एरिया नहीं रहा भारत समाज में जिसको टच नहीं किया गया, जिसके ऊपर बात नहीं करी गई, जिसको पुटअप नहीं किया गया। चाहे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की बात कर लीजिए, 2018 में स्कीम लाई गई। क्यों लाई गई? ट्रांसपेरेंसी के लिए लाई गई। यहाँ पे कहा गया कि हम फंडिंग करेंगे पार्टीज की, हम जाके कोई भी पर्सन जाके एसबीआई से पैसा देके एक बॉन्ड खरीदेगा और वो पार्टी को देगा। किस लिए? उसको फंड करेगा कि भाई वो जाए, प्रचार करे, अपनी पार्टी के बारे में लोगों को बताए, रैलियां कंडक्ट कराए और लोग उसको वोट देंगे। इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। कहा एसबीआई से आज तक की जिसने भी बॉन्ड खरीदे उसकी डिटेल आप सबमिट करिएगा अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे। ये चल क्या रहा है, कौन सी पार्टी को फंड किया जा रहा है। भैया ये वोटर्स का राइट है, ये राइट टू वोट, वोटर्स के राइट को आप वॉयलेट कर रहे हो अगर आप ये बता नहीं रहे हो। हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर इस स्कीम का ये था कि अनोनिमिटी ऑफ द फंडर, द पर्सन हु इज फंडिंग ही विल बी अनोनिमस, उसका नाम रिवील नहीं होगा। तो उसका पूरा एसेंस तहस नहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में क्या हुआ था, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी का लीडर जो ऑपोजिशन में था, जो आप कट्टम कर रहे थे ना हर पेपर पे, उसी को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि ये विजेता है। और कहा कि भारत में डेमोक्रेसी या इलेक्टरल डेमोक्रेसी की मौकरी हुई है, मजाक उड़ाया गया है, और ये सीसीटीवी कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ है। बोली ये बात, डांट फटकार लगाई गई यहाँ पे। तो ऐसे इश्यूज पे भी बात करी गई। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है, और ये कई सालों से 9 जजेस बेंच का केस है ये, कि हम ये चीज़ जानते हैं, जब भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, जब भी हम सीपीसी पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये माइट भी प्रॉपर्टी एक्स पर्सन की हो या मेरी प्रॉपर्टी हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि कभी भी सरकार आके डिमोलिश कर सकती है, गिरा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने जजमेंट में कहा कि हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे स्टेट का या सरकार का अधिकार नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में हर एक पॉइंट पे बात करी गई है। आप कहिएगा तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो पे बना दूंगी, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31C को, जो मिनर्वा मिल्स के केस के बाद जो आधा प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था ना, तो हम क्या समझते हैं, हम आर्टिकल 31C को पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कहा अभी भी इंटैक्ट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हुई है इस केस में, 25th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिटेल में बात हुई है। काइंडली स्टडी दिस केस, मेक पॉइंटर्स, और कहिएगा तो मैं भी वीडियो बना दूंगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे नीट कंट्रोवर्सी जो रही, जो यहाँ पे हंगामा हुआ, और जो स्टूडेंट के साथ जो एक तरह से हम कहेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी स्टूडेंट्स के करियर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये बहुत ही ख़राब हुआ, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकग्नाइज किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी रिकग्नाइज करा, और एक री एग्जामिनेशन हुआ। जैसा हम सब जानते हैं इसमें बहुत करप्शन देखने को मिला। ग्रेस मार्क्स, आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे टीचर्स का कहना कि आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। सारी चीज़ें सामने आ गई, और फाइनली एक री एग्जामिनेशन हुआ, पूछा गया ग्रेस मार्क्स क्यों अलॉट किए गए और ये सब क्या चल रहा है, और इसके ऊपर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। मूविंग फॉरवर्ड, जो वेस्ट बंगाल में हुआ, उस डॉक्टर के साथ, मतलब उसको तो हम शब्दों में भी नहीं ला सकते हैं, बट आप अगर इसका लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा क्या इम्पैक्ट है, क्या विजन है, किस तरीके से अपना पॉइंट रखा गया, कि डांट फटकार लगा के पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो। वो इंटर्न, वो जो जूनियर है, वो जो 36 घंटा ड्यूटी कर रहा है, क्या उसके पास कोई एक स्पेस भी है, एक प्राइवेट स्पेस भी है जहां पे वो जाके रेस्ट करे? आपकी क्या फैसिलिटीज हैं, आप किस तरह से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे आप सिक्योरिटी क्या, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आप दे रहे हो, कौन से सीसीटीवी कैमराज है आपके अस्पताल में, घुस के कोई भी कुछ भी करके चला जाए। बहुत यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो कपिल सिब्बल का जो यहाँ पे जो उनकी जवाबदेही आ रही थी
वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो भी बहुत बाद में क्रिटिसाइज किया गया, बट उन्होंने अपना पॉइंट क्लियर करा। बट इसके लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा जो विजन है, जो विजनरी पर्सन होता है ना, उसकी बातों से उसका विजन झलकता है। मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 370 की बात अगर करी जाए तो आर्टिकल 370 का जो विवाद है ना, ये फिर से उठा था अभी रिसेंटली। आर्टिकल 370 के केस में इसको फाइनली डिसाइड कर दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। और यहाँ पे कहा गया कि जो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था ना, ये बिल्कुल ठीक था। और क्योंकि आर्टिकल 370 कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंसर्ट किया ही नहीं गया था परमानेंसी की ओर, ये पहले से ही टेम्परेरी था, तो ऐसा नहीं है कि इसका एब्रोगेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई थी, तो इसको भी आप देखना चाहें देख लीजिएगा। बट आर्टिकल 370 के केस में इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। और ये सारे बड़े बड़े इश्यूज को आपने देखा जिसपे अपना पीओवी रखा गया, वहीं पे आप देखेंगे छोटे छोटे इश्यूज पे, चाहे आप एनरोलमेंट फीस की बात कर लीजिए, चाहे 3 ईयर LLB प्रोग्राम की बात। जैसे एनरोलमेंट फीस पे क्या बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, बोला किसी स्टेट में आप 40,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, किसी स्टेट में आप 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, किसी स्टेट में आप 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो स्टेट बार काउंसिल्स चार्ज करते हैं ना आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए, आपको वो आई कार्ड देने के लिए कि आप एनरोल्ड हो, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट चार्जेस किए जाते हैं। अब चाहे उनका कहना है कि इसमें से बहुत सारा अमाउंट हम BCI को दे देते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बेंच थी उन्होंने कहा कि भाई आप अमाउंट दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड वी आर नॉट हियर टू डिसाइड कि यूनिवर्सली क्या अमाउंट होना चाहिए, लेकिन कुछ बैलेंस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप 600 रुपए चार्ज करो, 800 रुपए चार्ज करो, इससे ज्यादा मत करो। ये ठीक नहीं है एक लॉ ग्रेजुएट के लिए, है ना। इसके ऊपर बात करी। उसके अलावा 3 ईयर के लिए पिटिशन फाइल किया गया था, 12वीं के बाद 3 साल का LLB प्रोग्राम होना चाहिए। बेंच ने कहा अरे क्या कर रहे हो आप, ये टाइम मत वेस्ट करो बेंच का। भाई 5 साल में लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, नहीं पढ़ पाता है स्टूडेंट, ये 3 साल में कैसे पढ़ेगा। तो छोटे छोटे इश्यूज की बात कर लीजिए, बड़े बड़े इश्यूज की बात कर लीजिए, सब पे ओपिनियन रखा गया है, ताकि ये क्लियर हो कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका ये विजन है। हम इस पे भी बात करेंगे। अगर इनजस्टिस होगा, अगर गलत होगा, 42,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, कहीं पे 12,000 चार्ज हो रहे, तो उस पर हम बोलेंगे। जहां पे भी अन्याय हुआ है, चाहे वो मणिपुर इशू याद है आपको, वो जहां पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था, आई जस्ट मतलब व्हेनेवर आई थिंक ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई जस्ट गेट नंबर ह्यूमंगस ऑफ केसेस ऑन माय फिंगर टिप्स वेयर इज शोन हिज विजन, कमेंडेबल। इस पे भी बात करी, कहा ऐसा मत करिए आप, 12वीं के बाद 3 साल का, बच्चे तो करेंगे। अरे क्या है, क्या बन गए, एडवोकेट बन गए, लॉयर बन, कुछ नहीं करता है तो लड़का वकील बन जाता है, LLB कर लेता है, ये सब मत करिए। और ऐसे ही मुझे याद आ रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो AIB एग्जाम है, इससे रिलेटेड भी पिटिशन फाइल किया गया कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पढ़ लो भाई, थोड़ा विजन दिखा दो, थोड़ा दिमाग दिखा दो, पढ़ाई कर लो। आप मार्क्स कम करने को कह रहे हो, हम क्या क्वालिटी देंगे एडवोकेट्स की, क्या क्वालिटी जाएगी अगर हम मार्क्स कम करेंगे। मतलब 35 नंबर ला के भी आप बन रहे हो, आपको सर्टिफिकेट दे दें। तो ये कुछ केसेस थे जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, बट आई डोंट थिंक सो ये केसेस जो है लिमिट कर सकते हैं ऐसी बड़ी शख्सियत के विजन को। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने डिसाइड किए और हमें दिए कि आप हमेशा, इट विल बी अ लीगेसी, और हमें हमारे लिए हमेशा एक गाइडिंग टूल की तरह रहेंगे, हमें गाइड करने, चाहे हम एज टीचर्स हों, आप एज कैंडिडेट्स हों, एडवोकेट्स हों, जजेस हो, सबको यहाँ पे गाइड किया गया और एक बहुत ही बड़े आइडल रहे। सो आई वुड बी congratulating Honorable Chief Justice of India, and I would be ending today's session. See you in the next one. तब तक के लिए take care and अलविदा from my side.